नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार और अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और उसमें हम डायमंड पढ़ रहे थे, हीरा पढ़ रहे थे। कैसे हैं आप सब? जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, देन इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्या बात। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि आप भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हीरा पढ़ रहे थे ना? हीरे की संरचना पढ़ ली थी क्या हमने पूरी? चलिए मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम कार्बन के अप्रूव पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल रही थी। कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने नहीं कराया। हमने केमिकल रिएक्शन में उसको पढ़ लिया है। ठीक है, तो है ना, आप प्लीज एक बार अगर क्लास को देखेंगे अच्छे से तो वो हम कर चुके हैं। हम यहाँ पर कार्बन के अप्रूव पढ़ रहे थे, एलोट्रोप ऑफ कार्बन पढ़ रहे थे। चलिए, हीरा पढ़ना है। ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये कार्बन के तीन अप्रूव बड़े फेमस होते हैं। ठीक है, हाँ सिलेबस हो जाएगा तो क्लास नहीं होगी, फिर यूट्यूब पर होगी। मार्च के महीने में मैं आपको करवा रहा हूँ। हीरा पढ़ रहे थे, ठीक है। हीरा या डायमंड की बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स मुझे ऐसा ध्यान है मैंने हीरे में पढ़ाए थे कि कार्बन का सबसे शुद्ध एवं सघन रूप होता है। तो हम ये कह सकते हैं प्योरेस्ट एंड डेंस फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो होता है डेंस, है ना। और सबसे डेंस का मतलब पास पास जिसमें कार्बन के कण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो यही होता है। ये पॉइंट मैंने करवा दिया था। दूसरा, कार्बन की अगर हम बात करें, हीरे की अगर बात करें, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। कोई बात नहीं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं किसी जीव से संबंधित होता है। जैसे कि मान लीजिए आप मेरी बात करें या आपकी बात करें, आप पेड़ पौधों की बात करें, तो इनके अंदर कार्बन पाया जाता है ना। हम लोग ऊर्जा के लिए किसका यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उसमें होता है। हमारा शरीर बनाने के लिए हम प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है।
हम फैट वसा की बात करते हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण भी होता है थोड़ा बहुत, ये कार्बन। इन सब में एक बेसिक सी चीज है, वो क्या है? कार्बन। इसीलिए हम कार्बन को ये मानते हैं कि किसी भी जीव के निर्माण के लिए, ऑर्गेनिक चीज के लिए मुख्य रूप से या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पर नोटिस करते हैं, इस चीज को हम यहां पर देखते हैं, है ना। अब प्यारे दोस्त, है ना, कोई बात नहीं, दो चार पॉइंट इसके हुए हैं, हम यहां से शुरू कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जो पॉइंट हमने लिख लिए हैं वो दोबारा आप मत लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हीरे से ही मैं शुरू कर रहा हूं, मुझे पता है कि हमने इसको पढ़ लिया है। अब हीरा जो होता है ये सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, कठोर पदार्थों में सबसे कठोर होता है। नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नंबर थर्ड, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, वो कितना होता है भैया? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है हीरे का? ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 2.45 के आसपास होता है। ठीक, नंबर चार की बात करते हैं। हीरे की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है? तो संरचना इसकी कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, चतुष्फल की संरचना इसकी पाई जाती है, हम जानते हैं। मैंने आपको ये भी बताए थे बंध के प्रकार, वही संयोजक बंध क्या होता है, आयनिक बंध क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कुछ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मुझे अच्छे से याद है ना। अब नंबर पांच की बात करते हैं। तो जो डायमंड होता है ये अम्ल, क्षार और पानी के साथ क्रिया नहीं करता, तो नॉट रिएक्ट विद एसिड, बेस एंड वाटर। ठीक है, तो हीरा अम्ल, क्षार एवं पानी से क्रिया नहीं करता। डायमंड नॉट रिएक्ट विथ एसिड, बेस एंड वाटर, तो इनके साथ ये क्रिया भी नहीं करता है। हीरे का अपवर्तनांक हमने देख लिया, है ना। अब ये चीज यहां पर देखिएगा, 5 पॉइंट हो गए, ये सब हमने पढ़ लिए थे। नंबर 6, ठीक है, हीरे के अंदर कौन सा संकरण पाया जाता है? संकरण जो इसके कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? भाई sp3 संकरण होता है। हीरे के अंदर अगर हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था लास्ट, कि भाई जो हीरा होता है उसमें कौन सा बंध होता है, तो आप सभी जानते हैं सहसंयोजक बंध होता है। तो हीरे के अंदर बंध की प्रकृति कौन सी होती है? चलिए, अब हम इसके यूज पढ़ लेते हैं, उपयोग पढ़ लेते हैं। पहला यूज होता है कांच काटने में। ठीक है, कांच काटने में जो हीरा यूज होता है वो बहुत महंगा नहीं होता। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, वो जो हीरा होता है उसे कहते हैं बोट हीरा। ज्वेलरी, आभूषण के तौर पर। कुछ लोग घड़ियों में, आपने रोलेक्स वगैरह देखी होगी, तो घड़ियों में भी इसका यूज किया जाता है, तो आभूषण।
मतलब एक तरह से अपनी लग्जरी लाइफ को शो करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हीरे का यूज वहां भी होता है। ठीक है, बहुत कठोर होता है। कभी कभी कुछ पत्थरों को आकार देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इतने ही पॉइंट हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे ग्रेफाइट के बारे में। है ना, नंबर 2 हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट आप सभी जानते हैं, ये भी एक कार्बन का ही अप्रूप है। ठीक है, कार्बन का ही अप्रूप है। ठीक है, क्रिस्टल ये होता है, ये भी हम जानते हैं। ग्रेफाइट को देखो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल ग्रेफाइट का। तो किस कलर का होता है? डार्क ग्रे कलर के, भूरे कलर का पदार्थ होता है। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, ग्रे का मतलब भूरे से ही यहां लीजिएगा, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ और ले लें आप। तो डार्क ग्रे कलर होता है इसका। ठीक है, तो भूरा रंग है। इसकी अगर हम बात करें, अधातु है ये, लेकिन इसमें धात्विक चमक होती है। तो धात्विक चमक इसमें पाई जाती है। ये भी हम देखते हैं कि भैया इसमें धात्विक चमक होती है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं, भूरा कलर है, सारी चीजें। संरचना कैसी होती, कैसा दिखता है ये? तो हीरे हीरे की संरचना चतुष्फलकीय थी। इसकी षटकोणीय होती है। हेक्सागोनल। ठीक है, ये दिखता कैसा है उसके आधार पर तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है हीरे ग्रेफाइट का। हीरे का चतुष्फल की संरचना होती है। ठीक है, मेरे बाद बायो चलेगी या फिजिक्स, ये आपको बता दिया जाएगा, है ना। या फिर मैं कंफर्म कर लूंगा कल, और कल आपको बता दूंगा कि कौन सी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओके, चलिए नंबर 4। हीरे के अंदर कौन सा संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो हीरे के अंदर sp3 था, यहां sp2 संकरण होता है, जो इसकी षटकोणीय संरचना बनाने के लिए आवश्यक होता है। हीरे के ग्रेफाइट के बारे में नंबर 5 पॉइंट याद रखिएगा। यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। आपकी एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यही आता है, वो कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? ठीक है, वो कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? तो याद रखिएगा वो कौन सी होती है ना, ग्रेफाइट। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा एवं विद्युत का ये क्या होता है? सुचालक होता है। बहुत ज्यादा प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। अब ग्रेफाइट में कौन सा बंध होता है? एक दुर्बल बंध पाया जाता है, जिसे कहते हैं वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड। क्या कहते हैं? वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड कहा जाता है। तो ग्रेफाइट में किस प्रकार का बंध पाया जाता है जिससे इसके कार्बन मोलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं? तो एक दुर्बल बंध होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड। वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड की प्रकृति जो होती है, ये एक वीक बॉन्ड है, एक दुर्बल बंध है।
इसलिए ग्रेफाइट का बंध इजीली टूट भी जाता है। लेकिन ये भी हीरे की तरह है ना, अम्ल और क्षार से क्रिया नहीं करता। पानी से भी नहीं करेगा, पानी तो सेकेंडरी चीज आती, मेन तो एसिड बेस होते हैं। नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। तो अम्ल या क्षार के साथ भी किसी प्रकार का कोई बदलाव इनमें देखने को नहीं मिलता, आप चाहे कितनी भी क्रिया कराइए। अब सबसे मेन चीज जो यहां पर आती है, हमने ये चीज देखी कि विद्युत का भी सूचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट हीरे की तरह कठोर नहीं है। कैसा होता है? नर्म होता है, सॉफ्ट होता है। तो नर्म या सॉफ्ट है ये, आपने देखा होगा बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह कभी कभी दिख जाता है। इसलिए इसका उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं। यूज एज अ लुब्रिकेंट। अब बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझते कि सर लुब्रिकेंट क्या होता है। आपने देखा होगा, आपके दरवाजों के ऊपर कभी कभी क्या लगा देते हो, चूंचा के आवाज करते हैं, घर्षण ज्यादा होता है तो तेल लगा देते हो, चिकनाहट बढ़ा देते हो। गाड़ियों के इंजन में इंजन ऑयल डाला जाता है, ये सब लुब्रिकेंट है। ये क्या होते हैं? लुब्रिकेंट होते हैं। तो लुब्रिकेंट की तरह मतलब जो घर्षण को कम करता है ना। कभी ये कहां पर यूज करते हैं सर? घरों पर नहीं। जहां भारी मशीनें होती हैं, जो मशीनें काम करती है, उसमें क्या किया जाता है कि एज अ यहां पर इस पाउडर को वहां पर डाल दिया जाता है जहां घर्षण कम होता है। ठीक है। वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड ही क्यों होता है सर? वो बॉन्ड क्यों नहीं हुआ? वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ता है, ऐसे बंध को वॉन्डरवॉल्स बोलते हैं। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है और डीप अगर आपको मैं बताऊं तो, कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन ऐसा प्रश्न आपके इसमें आते नहीं है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता देता हूं, है ना। तो ऐसी संरचनाएं वहां पर बनती है, लेकिन जहां साझेदारी हो जाती है वहां पर आप जानते हैं सहसंयोजक बंद होता है। अब ग्रेफाइट की हम बात करते हैं, इसमें sp2 संकरण होता है, स्नेहक के रूप में यूज। और कहां पर इसके यूज किए जाते हैं? तो आइए, एक यूज तो आपने यहां पर पढ़ ही लिया, एक उपयोग तो पढ़ ही लिया। आपने कई बार एक चीज देखी होगी, ठीक है, कि जो आपके हाथों में पेंसिल होती है, आपने पेंसिल देखी होगी, उसके अंदर एक ब्लैक कलर की संरचना होती है। नहीं तो अभी एक यहाँ पर पेंसिल लगी हुई थी स्टार्टिंग में, आपने देखी हो, उसमें एक ब्लैक कलर की संरचना होती है। तो पेंसिल के अंदर और एक और मार्क करने का एक आता है ना, काली छड़ की तरह होता है, उसे बोलते हैं क्रूसिबल। है ना, क्या बोलते हैं? क्रूसिबल। ठीक है। तो उनमें यूज किया जाता है। तो जो पेंसिल की लीड होती है ना आगे, जिससे अपन लिखते हैं, उसके अंदर यूज होता है। ठीक है। और कहां पर यूज होता है? तो भैया सेल में, इलेक्ट्रिक सेल में। विद्युत सेल जो आते हैं, देखो इन सेल के अंदर कभी बचपन में इतने साइंटिस्ट तो अपन बनते ही हैं कि इन सेल को खोल के देखते हैं अंदर क्या होता है। एक रॉड निकलती है काले कलर की। तो बहुत सौ में तो वो ग्रेफाइट की छड़ होती है, और कुछ कुछ में ग्रेफाइट का पाउडर अंदर भरा जाता है। तो इन विद्युत सेल के अंदर भी इसका बड़े पैमाने पर यूज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और कहां पर यूज होता है? तो इसका यूज होता है एटॉमिक रिएक्टर में, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, परमाणु रिएक्टर में, एटॉमिक रिएक्टर में। एटॉमिक रिएक्टर में कहाँ करते हैं?
न्यूट्रॉन की गति को धीमे करने के लिए, ताकि एटॉमिक रिएक्टर को अपन कंट्रोल कर सके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो उनकी गति को धीमा करने के लिए यहां पर यूज किया जाता है। ये आपका ग्रेफाइट यहां पर कंप्लीट होता है। इतने ही पॉइंट है ग्रेफाइट के, इससे ज्यादा नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कार्बन का तीसरा अप्रूव हमारे सामने आता है, थर्ड एलोट्रोप आता है। वो क्या होता है? ठीक है, तो प्यारे दोस्त वो होता है फुलरीन। आप सभी ने फुलरीन का नाम बहुत बार सुना होगा, है ना, कि फुलरीन क्या होता है, क्या चीज होती है ना। अगर हम फुलरीन की बात करते हैं तो फुलरीन जो होती है वो किस तरह से होते हैं, क्या चीजें होती हैं, है ना, आइए उनको देखते हैं। नंबर थर्ड, ये 1995 तक डिस्कवर्ड नहीं था। तो इसीलिए कई बार प्रश्न आता है कि कार्बन का तीसरा अप्रूप या थर्ड एलोट्रोप कौन सा है। कार्बन का तीसरा अप्रूप, यहां से प्रश्न एक तो ये आता है कि कार्बन का तीसरा अप्रूप कौन सा है, और एक प्रश्न ये आता है कि इसको किसने बनाया, और एक प्रश्न ये आता है कि इसमें कितने कार्बन होते हैं। तो इसमें 60 कार्बन होते हैं। इसीलिए कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में C16 बोल देते हैं, कि कार्बन की जिसमें 60 कार्बन पाए जाएं वो क्या होता है, फुलरीन होता है ना। C16 बोल देते हैं। ये कई बार मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है कि कार्बन की 60 मोलिक्यूल किसके अंदर पाए जाते हैं, फुलरीन में पाए जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, कार्बन का तीसरा प्रूफ है, या थर्ड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड लिख लो। ठीक है, थर्ड एलोट्रोप है, थर्ड नंबर पर आता है। अब यहां पर हम बात करते हैं 60 कार्बन होते हैं, इसमें 60 कार्बन फाउंड। किसने खोजा था इसको? इसे 1995 सन 1995 में प्रोफेसर इस्मेली द्वारा। ठीक है, किसने खोजा था? प्रोफेसर इस्मेली ने। 1995 में प्रोफेसर इस्मेली ने इसके बारे में बताया, तब दुनिया को पता चला कि अच्छा कार्बन का तीसरा अप्रूप होता है। ठीक है, एक प्रश्न सबसे ज्यादा ये आता है, कार्बन का तीसरा अप्रूप तो नॉर्मल पूछा जाने वाला प्रश्नों में से एक है। अब एक प्रश्न यहां से आता है संरचना को लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के। ठीक है, सबसे ज्यादा फुलरीन में अगर आज तक कोई प्रश्न आया है तो इससे भी ज्यादा ये पूछा गया है कि कैसा दिखता है। एक जिसमें कई अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखें तो ये ऐसा दिखता है, गोलाकार राउंड शेप का होता है। कि सर क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। तो एक प्रश्न तो ये आ जाता है कि राउंड शेप, गोलाकार। कभी कभी गोलाकार ऑप्शन में नहीं होता तो फुटबॉल के समान। ये नहीं होता तो एक एग्जाम में मैंने देखा है पृथ्वी के आकार का। शेप लाइक अर्थ। ये भी नहीं आता तो फुटबॉल की तरह एक बॉल होती है जिसे बंकी बॉल कहते हैं। इनमें से अलग अलग नाम से पूछा जाता है, मतलब कुल मिलाकर के ये गोलाकार है। ठीक है,
और इसका सबसे सामान्य याद रखिएगा, एक जो फुलरीन का सबसे सामान्य जो रूप होता है, सबसे साधारण, कि कौन सा फुलरीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सबसे साधारण रूप इसका होता है बकमिस्टर फुलरीन, है ना। तो सबसे साधारण रूप बकमिस्टर फुलरीन है, ठीक है। इसमें संकरण कौन सा होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ग्रेफाइट और फुल याद रखिएगा, फुलरीन दोनों के अंदर sp2 संकरण होता है। हीरा एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर sp3 संकरण पाया जाता है, ठीक है। ये रासायनिक या केमिकल रूप से स्टेबल होता है, इसीलिए ज्यादा किसी से क्रिया नहीं करता, इसीलिए इसके क्रियाओं के बारे में कोई भी ऐसी विशेष जानकारियां हमें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि करते नहीं है तो प्राप्त कहां से होगी। अच्छा सर, ऐसा होता है, जी हाँ। तो इसीलिए विशेष जानकारियां इनके बारे में, कोई रिएक्शन के बारे में, क्योंकि एक ऐसा भी माना जाता है कि अनस्टेबल थोड़ा सा ज्यादा है, ये चीज हो जाती है, ठीक। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पर बेसिक सी समझी कि भाई ये कार्बन का अप्रूव होता है हीरा, है ना, और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा, फुलरीन के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये यहाँ पर एक बेसिक सी जानकारी, एक सामान्य सी जानकारी जो हमने फिल्ड्रीन के बारे में, कार्बन का तीसरा अप्रूप थर्ड एलोट्रोप होता है, प्रोफेसर स्मेली ने बनाया था। sp2 संकरण होता है, फुटबॉल के समान, मंकी बॉल के समान पृथ्वी के आकार का ये पाया जाता है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी। जब हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन में हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में कार्बन, है ना, और उसके यौगिकों का, है ना, कार्बनिक रसायन एक्चुअल में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, ठीक है। तो हम यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। भैया आपके पास अभी समय हो तो आप नोट्स बनाइए, है ना। एग्जाम सर पर हो तो देखो समझ में आता है कि, है ना, एक महीने बाद है, लेकिन अपने खुद के बनाए हुए नोट्स को हम अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं। एक मैं आपको लिटरली एक बात बताऊंगा, भले अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं गंदा लिखता हूं, मैंने ठीक ठाक अच्छा लिख लेता हूं, आप इससे भी पढ़े तो मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन भले आप कैसे भी नोट्स बनाएं, लेकिन अपने अगर नोट्स आप खुद बनाते हैं ना, वो एग्जाम टाइप पे बहुत मदद करते हैं कि सर, मतलब ये कि आप किसी बुक से पढ़ोगे ना, तो वो बुक अगर आप एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री आपको पूरी रिवाइज करनी है, तो वो हो सकता है आपका पूरा दिन खा जाए, या हो सकता है आपके 2 दिन भी खा जाए, क्योंकि आप उस बुक से पढ़ रहे हो या आप किसी, है ना, पीडीएफ से पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपने वो खुद आपका पूरा एक बार का सिलेबस आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए, यकीन मानिएगा विथ इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर आप उसको पूरा पढ़ देंगे। तो 3 घंटे में रिवीजन करना ज्यादा बेटर होता है कि कुछ किसी और में होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। 1995 सही है, 85 नहीं, 1995, ठीक है, 1995। अब देखो क्या होता है, इसके बाद एक चीज निकल करके आती है। हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात, कार्बनिक रसायन की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में एक महत्वपूर्ण चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है। क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कार्बन एवं उसके यौगिक का अध्ययन। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेकिन इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, जब हम ये कह रहे थे कि कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करना, साइंटिस्टों ने बकायदा इसका अध्ययन किया, लेकिन इस ड्यूरेशन में एक सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध हुआ जिसे कहते हैं जैव शक्तिवाद। वाइटल फोर्स थ्योरी।
जब हम जैव शक्तिवाद की बात करते हैं तो यह सिद्धांत जिस व्यक्ति ने दिया उनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था उनका? बर्जीलियस नाम था। तो बर्जीलियस के द्वारा यह सिद्धांत दिया जाता है। ठीक है। ये बर्जीलियस बहुत फेमस साइंटिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने ही दुनिया को ये बताया था कि भैया तत्वों के सिंबल जैसे हाइड्रोजन का एच, हीलियम का एच ही ये बर्जीलियस की देन है। तो ये बर्जीलियस ने ही हमें बताया। ठीक है, बर्जीलियस, बर्जीलियस। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी, जैव शक्तिवाद दिया। देखो जैव शक्तिवाद क्या था। जैव शक्तिवाद के बारे में समझोगे तो कम लिखना पड़ेगा, लिखोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात, जैसे कि हम लोग यूरिन निकालते हैं, हमारे यूरिन में क्या होता है कि सर यूरिया होता है। तो जैव और शक्ति दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये जीवों में शक्ति होती है। ठीक है। राहुल सर फिटकरी का सूत्र बताइए का क्वेश्चन में पूछा है, पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, पढ़ा दिया है मैंने। Al2SO4 है ना, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 कई बार पढ़ा दिया है। ठीक है। तो ये जैव शक्तिवाद होता है। तो जैव शक्तिवाद का मतलब कि जीवों में वो शक्ति होती है कि वो सिर्फ कार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं। अच्छा, जैसे यूरिया कभी लैब में नहीं बन सकता, प्रोटीन आप नहीं बना सकते, कार्बोहाइड्रेट आप नहीं बना सकते, वसा आप नहीं बना सकते, कि जो जीव बना सकता है उस चीज को कभी इंसान लैब में नहीं बना सकता। इसे जैव शक्तिवाद कहा गया। समझे आप? तो कुल मिलाकर कहने की यह बात है कि जैव शक्तिवाद वो चीज है कि यह जीवों में शक्ति है जिसे कोई और नहीं बना सकता। ठीक है, समझ में आई चीज? तो जीवों में वो शक्ति होती है कि जो जीव पदार्थ बना सकते हैं वो कोई और नहीं बना सकता। लेकिन ये बर्जीलियस ने दिया है ना। या फिर आप शुद्ध अगर लिखना चाहें तो मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूं, हालांकि मैं इसमें कुछ लिखवाता नहीं हूं। ठीक है। जीव द्वारा ही जैविक पदार्थ बनाए जाते हैं। जीव ही बना सकते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? उन साइंटिस्ट का नाम था वोहलर। आपने कभी नाम सुना हो? ठीक है। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? वोहलर। इन्होंने प्रयोगशाला में लेब में प्रथम जैविक पदार्थ बनाया जिसे हम यूरिया कहते हैं। NH2CONH2। फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट फॉर्म्ड इन लैब। तो प्रयोगशाला में पहला बायोटिक कंपोनेंट बनाया जिसे यूरिया कहा जाता है ना दोस्त, याद रखिएगा। इसका एक नाम और बड़ा फेमस है, इसे कभी कभी कार्बामाइड भी कह देते हैं। ये बंदा हालांकि बना गलती से ही था, लेकिन वो गलती जिससे क्या होता है, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो और आपने कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया और निकल जाए, तो एक्चुअल में आपने कांस्टेबल की तैयारी की थी कि सर नहीं हमने सब इंस्पेक्टर की थी, ये गलती होती है। ये बंदा क्या कर रहा था, अमोनियम साइनाइट NH4CNO को गर्म कर रहा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, NH4CNO अमोनियम साइनाइट इसके ऊपर काम कर रहे थे। को गर्म करके, ठीक है,
क्या किया, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके क्या बना दिया? भाई सीधी सी बात है, यूरिया का निर्माण कर दिया। अब जब दुनिया ने देखा कि यार वास्तविकता में वोहलर जो साइंटिस्ट था इसने क्या बना दिया है, ठीक है, यूरिया बना दिया प्रयोगशाला में, तो ऊपर वाले जो भाई साहब थे बर्जिलियस, उनके सिद्धांत धरा के धरा रह गया। ठीक है। अब इसके बाद से आज हम जो खेतों में यूरिया यूज कर पा रहे हैं ना, वो वोलर साहब की देन है। आपके क्षेत्र में जो भी यूरिया आता हो, जिस प्रकार का यूरिया आता हो, है ना, नर्मदा यूरिया चलता है, कहीं पे कोई सा खेतान का यूरिया चलता है, कहीं पे और कोई यूरिया चलता है, हर क्षेत्र में अलग अलग कंपनियां होती है, एक उत्तम का यूरिया आता है। तो ये जो यूरिया आ रहा है ना, आज इनकी देन है, क्योंकि उसके बाद इस सिद्धांत का खंडन हो गया कि भाई साहब, है ना, बना सकते हैं, क्योंकि यूरिया बन गया तो कुछ भी बन सकता है। नहीं तो इसके पहले यही माना जाता था कि नहीं बना सकते, सिर्फ जीव में ये शक्ति है। मतलब देखो, साइंस में अधिकतर चीजें कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि खंडन भी हो रहे हैं चीजों के, और चीजें नई सामने भी आ रही हैं। अब बात यह है कि साइंस उन चीजों को, जैसे मैं आपको एक नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूं, इंसान को ठीक करना है, उसकी बीमारियों को ठीक करना है, साइंस इसके लिए जाना जाता है। लेकिन एक जीव में जीवन कैसे आया, उसके जीवन और मृत्यु में जो शरीर काम करता है, वो एनर्जी कहां से आती है? सर खाने से आती है? खाने वाली बात नहीं है। बात यह है कि वो जिंदा जो होता है ना, जिसे हम प्राण या आत्मा कहते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये साइंस आज तक नहीं बता पाया, है ना। कि सर टिश्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, तो फिर तो भैया कई टिश्यू बना सकते हैं हम, लेकिन उनसे जीवन क्यों सामने नहीं आया? तो साइंस के पास बहुत सी चीजों के जवाब नहीं भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अस्तित्व में नहीं है। तो साइंस जिन चीजों के बारे में नहीं जानता, उनके लिए एक नियम बना देता है, और जब वो चीजें आती हैं तो वो नियम के खंडन हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले बहुत सारी रिसर्च करी होगी, ऐसा नहीं बर्जिलियस ने आया और नियम दे दिया। बर्जिलियस ने ट्राई किया कि मैं किसी बायोटिक कंपोनेंट या जैविक पदार्थ को बनाऊं, वो नहीं बना पाया, तब उसने ये सोचा कि यार नहीं बन रहे हैं, और कई साइंटिस्ट से कहा कि आप ऐसा भी करिए। चलिए, तो ये चीजें निकल करके सामने आई, और इस तरह से इन चीजों को देखा गया। वेरी गुड। चलिए, इतनी चीजें आपने पढ़ ली। अब कार्बनिक रसायन में हम कार्बनिक कंपाउंड की बात करते हैं, कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं। ठीक है। कार्बनिक यौगिक में सबसे पहला एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ये वर्ड कई बार प्रचलित है और बहुत प्रचलित है। हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन की जब बात करते हैं, एक्चुअल में जो हाइड्रोकार्बन वर्ड है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जब भी हम हाइड्रोकार्बन को देखते हैं, तो ये हाइड्रो प्लस कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ये मतलब वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने। आप उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए। आप जैसे कि मेथेन कहते हैं, CH4। अब इस CH4 को यदि हम गौर से देखें, तो इसमें कार्बन के साथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन। चार हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो पदार्थ बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इट्स क्लियर। दूसरी बात, है ना, लेकिन इनको बनने में भी अलग अलग चीज होती है, कहीं पर रिंग होते हैं, कहीं पर नहीं होती है। ठीक है। देखो, है ना, एक बच्चा, ठीक है, ठीक है,
ओके, गुड। ठीक है, तो ये मेथेन चीज निकल करके आती है। अब जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, ये क्या चीज होती है? तो हम कार्बन को कुछ भागों में बांटते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की हम बात कर ले तो जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, सबसे पहला भाग इसमें जो आता है कार्बन के कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में, वो आते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक, एलिफेटिक कंपाउंड जिन्हें कहते हैं। तो नंबर एक, ठीक है, कौन से यौगिक? खुली श्रृंखला वाले यौगिक, या इंग्लिश में इन्हें हम कह देते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। यही नाम है, कोई दूसरे नाम नहीं है। क्या होते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक? देखो, कार्बन में आपने देखा होगा इस तरह से रिंग भी पाई जाती है, ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको सीधा लिखा जा सकता है। ठीक है, जो खुली श्रृंखला ओपन चेन में जुड़े होते हैं, जिनमें ओपन चेन पाई जाती है, इनको पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़नी होगी। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। मतलब जिसमें एक कार्बन होता है उसे क्या कहेंगे? जिसमें दो होते हैं उसे, जिसमें तीन होते हैं, जिसमें चार होते हैं, जिसमें पांच हो, जिसमें छह हो, जिसमें सात हो, जिसमें आठ हो, जिसमें नौ हो, जिसमें 10 हो। ये एक कार्बन होता है तब मैथ वर्ड यूज करते हैं, दो हो तब एथ वर्ड यूज करते हैं, तीन हो तब प्रोप वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, फॉर्मूले की एक क्लास में करवा चुका हूं, आपको वहां पर उसका जवाब मिल जाएगा। बार बार मैं एक बार इस क्लास के अंदर भी उस फॉर्मूले का जवाब दे चुका हूं। अगर आपके कनपुरिया में हड़ताल नहीं हो, ठीक है, आपके मस्तिष्क में अगर सारी सारी तंत्रिकाएं अच्छे से काम कर रही हो, तो शायद आपने सुना होगा, नहीं तो कॉपी पेस्ट चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यूट्यूब पर जो क्लास, अगर आप यहाँ से रिवीजन कर रहे हैं अपना साथ के साथ, और आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है वो क्लास लेने की। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव भी रहेगा आपके पास, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम एक बार रिवीजन सर आपसे ही पढ़ के कर लें, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया इसको कहते हैं मेथ, दो कार्बन वाले को कहते हैं एथ, तीन वाले को कहते हैं प्रोप, चार वाले को कहते हैं ब्यूट, पांच वाले को कहते हैं पेंट। ठीक है, छह वाले को कहते हैं हेग्स, है ना, सात वाले को कहते हैं हेप्ट, आठ वाले को कहते हैं ऑक्ट, फिर आता है नन, और फिर देन आता है डेक। ठीक है, ये होते हैं इस तरह से। ठीक है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सर हमने तो मेथेन पढ़ा है, वो सब बताऊंगा मैं। अब आपके क्या होते हैं प्यारे दोस्त, कुछ फॉर्मूले जनरेट होते हैं, है ना, जब हम इनको पढ़ते हैं ना खुली श्रृंखला वाले यौगिक, तो इनमें कुछ नाम आते हैं, जैसे एल्केन, एल्किन, एल्किल, एल्काइन। ये चार भाग कौन कौन से होते हैं, क्या चीजें होती हैं, इनको हम देखने की यहां पर चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको उठाते हैं जिसे हम कहते हैं एल्केन। तो नंबर ए पर जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर, वो एल्केन पढ़ रहे हैं। जब भी आप किसी में पीछे एन देख लें, ANE, दोस्त याद रखिएगा, ब्रह्मास्त्र तरीका बता रहा हूं पहचानने का। जब भी किसी के नाम के पीछे ANE आ जाए, तीन तरह के पीछे सफिक्स दिखेंगे आपको, प्रत्यय दिखेंगे। ANE, तो कार्बन कार्बन में आपको सिंगल बॉन्ड होगा। ENE पीछे दिख जाए तो आपके कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और अगर आपको YNE आइन दिख जाए तो आपके कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये पहचानने का सबसे पहला ब्रह्मास्त्र है जो मैं आपको यहां पर बताई दे रहा हूं। ठीक, आप इसको याद रखिएगा, ये आपके बहुत यूज में आएगा, बहुत यूजफुल होगा, इजी हो जाएगा इससे आपको पढ़ना। चलिए, एल्केन। एल्केन का दूसरा फेमस नाम पैराफिन है, इन्हें पुराने समय में पैराफिन भी कहते थे। तो एक नाम हम क्या लिख लेते हैं, पैराफिन्स लिख लेते हैं।
तो इन्हें कभी कभी पैराफिन कहते थे। ठीक। इनका जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है CnH2n+2। जहां ये N है, कार्बन की संख्या, क्या होता है? कार्बन की संख्या। और जितने भी एल्केन होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। एकल बंध पाया जाता है। और जब भी कार्बन कार्बन में एकल बंध होता है, उन्हें हम कहते हैं, देखो सीधी सी बात है, आप किसी के साथ सिंगल बॉन्ड में हैं मतलब आप संतृप्त हैं। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है, एकल बंध होता है। ठीक। फॉर्मूला आपने देख लिया। अब सबसे मेन चीज यहां पर इसका जो होता है प्रत्यय, अनुलग्न या सफिक्स, जो कहना चाहो, तो प्रत्यय कह लो, सफिक्स कह लो, या अनुलग्न कह लो, जो पीछे जुड़ेगा। वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो ANEN, और हिंदी वाला ANN। ठीक है। बस इतनी ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे फॉर द एग्जाम्पल, हमको यहां, ठीक है, एक कार्बन लेना है, तो एक कार्बन वाले को बेटा हमने क्या कहा था? कि सर मैथ कहा था। तो बस सिंपल सी बात है, एक वाले को मैथ कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। अब कार्बन की संख्या एक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे CnH2n+2। तो C1H, दो गुणित एन की जगह फिर क्या आएगा? एक आएगा, प्लस क्या हो जाएगा? दो। ये हो जाएगा CH4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अगर आप इसको इस तरह से देखें तो इसके चार तरफ हाइड्रोजन है, सभी में सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो CH4 बना, भैया मेथ के साथ में क्या जुड़ जाता है? N। तो ये क्या कहलाता है? मेथेन। पीछे ANE है, तो ANE। या हिंदी में आप इसे मेथ प्लस क्या कह सकते हैं? N कह सकते हैं। मेथ प्लस N। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन। चलिए एक आप करके दिखाओ अब, है ना? अब आप कहोगे, कोई बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत हार्ड लेवल है, ऐसे थोड़ी आते हैं, थोड़ा कम पढ़ाइए, SSC GD तक में आते हैं ये। भाई बहुत हायर लेवल की एग्जाम नहीं है। ठीक है, अब आप समझ जाइए इससे। चलिए आप C3 वाला करके दिखाओ, जिसे प्रॉप कहते हैं। दैट्स यूर टर्न। मैंने अपना टर्न पूरा किया, अब आपकी बारी। हाँ, इतनी केमिस्ट्री बहुत है आपके लिए। ठीक है, कल एक क्लास और करेंगे, देन फिनिश। आपसे अच्छा केमिस्ट्री आज तक कोई ना पढ़ा पाया, ना कोई पढ़ा पाएगा, आपकी याद आएगी। अरे भाई हम दुनिया छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम यहीं हैं। ठीक है, आपसे समय समय पर मिलते रहेंगे। चलो। प्रोपेन, अरे फॉर्मूला भी तो बताओ क्या बनेगा? फॉर्मूला भैया सीधी सी बात है, CnH2n+2 है, तो C3H2 × 3+2, सिर्फ जोड़ के नाम थोड़ी लिखना था। C3H8, क्या बना ये? प्रोपेन। प्रोप बोलते हैं ना, तो प्रोप प्लस एन हो जाएगा ये। तो हिंदी में आप इसे क्या कहोगे? प्रोपेन। आया क्या? मगज में आया क्या? दिमाग में आया क्या? ये समझ गए, है ना? आज के लिए यहीं पर रोकेंगे इसको। चलो ठीक है। हाँ, यूपी पुलिस में भी लगभग लगभग हो ही जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बनाने के लिए देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, एक तरह से आप घर पे कोशिश करिएगा। ठीक है, C6 का बनाइएगा और C4 का बनाइएगा। ये दो आपके होमवर्क हैं। ठीक है, आप इनको करिएगा। और आज की क्लास हम यहीं पर विराम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, और है ना भाई, कुछ नहीं है, ये जहां पर N लिखा हुआ है ना, वहां पर ये देखो, ये एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, दो को एथ बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप वो नहीं कर सकते, तो पहली चीज ये याद रखो। ठीक, चलिए इनको याद रखना होगा। थैंक यू।